हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में। यहाँ पर आपको शेड्यूल दिख रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आपको टाइम सुटेबल लगता है। रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, आप देख सकते हैं। आज तो हमारा चैप्टर का नाम है वो है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये साफ साफ आपके सिलेबस में मेंशन है, तो क्वेश्चन आने बनते हैं। ये हम 3 पार्ट में आपके लिए लेकर के आएंगे। इसका पार्ट 1 है, सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा, और हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 90 से 100 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। और उसके पहले यहाँ पर देख लेंगे हम कि कुछ हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। और पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। शुरू करते हैं पहले सवाल से। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संघीय न्यायपालिका की बात करी जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही हम क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में फेडरल कोर्ट की बात करी गई है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, जो पता है हम वो लिख लेते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि पार्ट 2 में आपका नागरिकता वाला पार्ट आता है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अगर हम वही बात करते हैं, पार्ट 3 की, तो हम सबको पता है यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार वाले चैप्टर आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं पार्ट 4 की, तो इसमें आपके डीपीएसपी आ जाते हैं, यानी कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो अगर हम ये सब देखें तो बचता है हमारे पास ये। हमें अगर इनका एग्जैक्ट पता है, और आपको ये मैंने कहा है कि सारे नहीं याद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ लिमिटेड है। जैसे ये 3 तो आपको पता ही होने चाहिए। और अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट के अंदर आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट के अंदर आते हैं। और यहाँ पर बचता है ये, तो यही हमारा सही आंसर है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो भाग 5 में किया गया है। अगला सवाल, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? कभी कभी इस व्याख्याकार नहीं पूछता, लेकिन संरक्षक पूछ देता है। संविधान का संरक्षक जो है आपका वो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की रक्षा करता है। यानी संविधान की रक्षा करने का मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं होने देगा जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, यानी कि कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं बनने देगा जिससे आपके संविधान का उल्लंघन हो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने की मुख्य अधिकारी कौन होता है? अगेन, व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है कि संविधान में क्या लिखा है, क्या कैसे उसमें बताया गया है, कुछ इंटरप्रेट नहीं हो रहा है तो कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट ही बताता है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो बना था वो आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत बनाया गया था। और उस समय यहाँ पर जो थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल से, बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे ये, और बंगाल के गवर्नर से इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इजी सी चीज़ें हैं याद रखने वाली। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी? 1950 के संसद के अधिनियम द्वारा, स्वाधीनता अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान के द्वारा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जो हमारे यहाँ अभी आप देख रहे हैं 1935 के अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई है। अगला सवाल है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश है? अच्छा, ये कई लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ध्यान से देख लो। देखो क्या होता है कि एक हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक यहाँ पर हेड जज होते हैं। कौन होते हैं? हेड जज। एक यहाँ पर हेड जज होते हैं, और इन हेड जज को हम CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनके नीचे बहुत सारे जजेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सिर्फ क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि जब शुरुआत थी उस समय पर कितने हमारे पास जज हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, जिसको मैंने कहा CJI। तो CJI को अगर हम छोड़ दें तो टोटल 7 जजेस हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 7 जजेस हुआ करते
थे जब हमारी सबसे पहली न्यायालय बना था, उस समय की बात है। फिर क्या होता है कि आगे चल के चेंजेस होते जाते हैं, कभी 7 के बाद 11 होते हैं, 56 में, फिर उसके बाद 60 में 14 होते हैं, फिर उसके बाद और बढ़ती है संख्या, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं, 26 होते हैं, फिर 30 होते हैं, 2018 में 30 होते हैं और 2019 में ये 33 संख्या बन जाती है। कितनी बन जाती है? 33 बन जाती है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो मुख्य न्यायाधीश अगर हम सीजेआई को हटा दें तो यहाँ पर 33 न्यायाधीश हैं हमारे यहाँ, और सीजेआई को मिला देंगे तो +1 कर दो, टोटल कितने न्यायाधीश है? 34। कुछ समझ में आ रहा है? विद सीजेआई 34 है, विदाउट सीजेआई 33 है, याद रखना। अब यहाँ पर कुछ अपनी बात देख लेते हैं कि हमारे पास 2 ऐप्स हैं, रेविंग्स और काबिल। इन्हें आप इनमें से कोई भी एक ऐप आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करिए, कोर्स खरीद सकते हैं, उससे क्विजेस पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम कोर्स की बात करें तो लूसेंट का कोर्स दिया गया है 199 रुपीज़ में, आपको पर सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस दिस इज़ अ ऑसम कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, इस कोर्स के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, और ये 6 महीने के लिए आपके लिए ओपन रहेगा इतने पैसों में। तो आप चाहें, अगर आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जैसे कि मैंने आपसे कहा, पहले 7 थे, फिर 10 हुए जजेस, फिर 11 हुए, फिर आपके 16 होते हैं, फिर 20 होते हैं, फिर 22 होते हैं, 25 होते हैं, इस तरह से बढ़ती जाती है संख्या। तो ये किसने बढ़ाया? संसद ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के याद रखना कि जजेस जो बढ़ते हैं या कम होते हैं तो इनको कौन बढ़ा सकता है, कौन कम कर सकता है? संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अहार्ता होनी चाहिए? यानी कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में रहा हो, एक या किसी अन्य उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक न्यायाधीश या अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, उपयुक्त में से कोई भी। तो बिल्कुल सही है, या तो वो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो, देखो यहाँ पर अंतर है, 5 वर्षों तक जज रहा हो या 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो। ठीक है, 5 वर्षों तक जज और 10 वर्षों तक अगर एडवोकेट रहता है तो, या फिर वो एक पारंगत विधिवेत्ता हो, तो इनमें से कोई भी एक चीज, ये सब और में होते हैं। और का मतलब समझते हैं, ये वाला अथवा, ये यानी कि या तो ये क्वालिफिकेशन हो, अगर ये नहीं है तो फिर ये होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो फिर ये होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो फिर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब अथवा में होते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त में से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो बन सकते हैं। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, या फिर प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति? आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, या सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो किसको शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं? सीजेआई को। तो यहाँ पर यही पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सीजेआई हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को देख लिया, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है, बट किसके कहने पर? एक पैनल होता है, और उस पैनल में जो मेन व्यक्ति होते हैं वो होते हैं आपके सीजेआई। तो उनके कहने पर यहाँ पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसको ये लोग सजेस्ट करते हैं। अगला सवाल है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक यानी कि एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है अभी ज़रूरत है तो बना दिया गया है क्योंकि वो पद खाली था, ऐसा करके। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला सवाल,
राष्ट्र, जैसे अभी हमारे यहाँ 33 न्यायाधीश हैं, मान लो 32 सीटें भरी हैं या 30 सीटें भरी हुई हैं, ठीक है, और 3 सीटें खाली हैं, 3 सीटें क्या है, वैकेंट है। तो इन 3 सीटों पे, वैकेंट सीटों पे किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही जनरली किसी, जैसे हाई कोर्ट में किसी के 8 साल हुए हैं या 10 साल हो चुके हैं एडवोकेट के बने हुए, तो उसको चुना नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, लेकिन जस्ट क्योंकि ज़रूरत है, काम ज़्यादा है, इसलिए उनको एडहॉक बना दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सुनो, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो अदर जजेस हैं उनकी अगर नियुक्ति करते हैं तो उसमें परामर्श किसका लेते हैं? तो मैंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। अन्य जजेस जो अदर जजेस हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट। लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए ये हमको सपने तो आ नहीं रहे कि भैया इस व्यक्ति को कर दो, इसको कर दो। इनको सजेशन दिया जाता है, किसके द्वारा? सीजेआई के द्वारा। ये कहते हैं कि इसको ए को बना दो, बी को बना दो, सी को मत बनाना, डी को बना दो। तो बस ये क्या करते हैं, बुला के भैया शपथ ले लो, शपथ लेते जाओ, जज बनते जाओ, ये चीज़ है। ठीक है, अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? जो हमने देखा कि एडहॉक जजेस आप अपॉइंट कर दीजिए, ये हमने कहाँ से सीखा है या हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? हमने फ्रांस से किया है। ठीक है, फ्रांस के है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, कहाँ पर है? सर्वोच्च में, उच्चतम में, जनपद या सत्र में, या इनमें सभी में? तो सभी में। एडहॉक जजेस तो हर जगह आ सकते हैं ना, जहां जरूरत होगी वहां पर आ जाएंगे फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? अब न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, वही मैंने कहा, जब कम पढ़ रहे होते हैं जजेस। ठीक है, कोरम गणपूर्ति नहीं होती, कम पढ़ रहे होते हैं, उस समय एडहॉक जज बना दिए जाते हैं। होप सो क्लियर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है और फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या ली जाती है? परमिशन। इनको कर दें, वो कभी मना नहीं करते, कहते तुम्हें जरूरत है तुम कर लो। ठीक है, तो बस इनकी परमिशन लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कर देते हैं नियुक्ति। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट, देखो ध्यान से पढ़ो, एडवोकेट पूछा है कि कितने वर्षों तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रह सकता है वो, तो एडवोकेट कितने? 10 वर्षों तक। और अगर यहाँ पर एडवोकेट ना कह करके कहा होता कितने वर्षों तक जज होना चाहिए, तो आंसर क्या होता? आंसर यहाँ पर 25 नहीं 5 हो जाता। मान लो यहाँ पे 5 लिखा होता, तो अगर 5 वर्षों तक अगर जज है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम एज क्या है? तो 65 ईयर्स। क्या है? 65 ईयर्स। और अगर अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें जो एज हो जाएगी वो 62 ईयर्स हो जाएगी, याद रखना। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? वही सेम 65 ईयर्स। अगला सवाल से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि 6 महीने का कोर्स है यहाँ पर एनडीए का, जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, एक्सरसाइज कराई गई हैं। 6 मंथ के लिए आपको ये कोर्स मिल जाएगा इस अमाउंट में, जिसमें 600 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। डाउट क्लियरिंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इंडिविजुअल मेंटोरिंग हम आपको देंगे, जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल करिए, आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात कराई जाएगी। वैसे ही सेम है, 1 ईयर के लिए कोर्स है ये, 1 ईयर भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और 1 साल तक आपके पास ये सारे वीडियोस रहेंगे। आप इन्हें कितनी भी बार रिवाइज करके रिवीजन मोड पे देख सकते हैं, रिपीटेड। कोई ये नहीं है कि आपको 2 बार 3 बार ही देख पाएंगे, या आप कितनी भी बार देख सकते हो। तो रिवीजन पर्पज से ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? बार बार सेम क्वेश्चन है और इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर, क्योंकि हमने तो अभी आंसर देखा 65 ईयर्स, तो यहाँ पर 65 ईयर्स की एज तो दी ही नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सब इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो कदाचार, असमर्थता,
उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखो, अगर सर्वोच्च न्यायालय के हटाने की बात आती है तो उनको कभी भी महाभियोग इम्पीचमेंट लगा करके ही हटाया जाता है, प्रोसेस वही होता है, लेकिन किसी ऐसे ग्राउंड पे नहीं हटाया जा सकता कि उन्होंने इस तरह का कोई काम कर दिया, आगे वायलेशन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो कदाचार किया हो उन्होंने या फिर असमर्थ हो कोई कार्य करने में। मान लो उनकी 65 ईयर्स की एज हो गई है और वो काम, या फिर 64 के हो गए हैं, या वो 60 प्लस हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज है बट अभी रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि 65 की उम्र में रिटायर होंगे, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं ठीक से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 प्लस। तो एक तो ये रीजन कदाचार, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया है किसी के साथ जो नहीं करना चाहिए था, इसको कह सकते हो मिसबिहेव या मिसकंडक्ट। ठीक, तो ये चीजें, तो उपयुक्त तो दोनों जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। बात को समझे आप कुछ? देखो, बहुत सारी क्या होती है, मेजॉरिटीज होती हैं, उस मेजॉरिटी में बात हो रही है कि संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत। तो कुल सदस्य मान लो कितने हैं आपके, 245 है राज्यसभा में। अब इसका बहुमत क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 123, ठीक है, 123 लोगों का पहले तो वोट मिलना चाहिए, साथ में जितने उपस्थित हैं और वोट करना चाहते हैं। मान लो हैं तो 245, लेकिन उस दिन केवल 100 लोग आए हैं, और 100 में से भी वोटिंग की अगर बात करें तो 20 अपने आप को एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग से, सिर्फ 80 वोट करना चाह रहे हैं। तो इसका भी बहुमत, इसका बहुमत कैसे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा आधा, और एक और जोड़ो तो 41। ठीक, तो जो ज्यादा होता है, यानी कि ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से देखेंगे कि इनको हटाया जाए, यानी कि जीते हैं या फिर हार गए। अगर इनको कम वोट मिलेंगे तो इन्हें महाभियोग नहीं हटाया जाएगा महाभियोग द्वारा, अगर ज्यादा मिल जाएंगे तो फिर हटा दिया जाएगा। तो ये चीज है, लेकिन इसको याद रखना। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर हटाने का आदेश कौन जारी करता है। तो हटाने का आदेश कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति जारी करेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। तो वो आपके कौन थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, या फिर न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, न्यायमूर्ति एसपी बरूचा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। इनके अगेंस्ट में लाया गया था जो है महाभियोग, लेकिन ये महाभियोग पास नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ें, ये मतलब प्रस्ताव जो था वो वोटिंग नहीं मिली थी उनको प्रॉपर। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? भाई आंसर डी होगा। क्या होगा, अगर एक बार आप रिटायर हो गए तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कहीं भी, ना तो हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। क्योंकि हमको पता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति इनकी जगह आ जाता है। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन आएगा? तो फिर ये जाएंगे सीजेआई जाएंगे। ठीक है, याद रखना ये सीक्वेंस कि पहले तो राष्ट्रपति जब नहीं है तो इनकी जगह पे उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जैसे एम हिदायतुल्लाह मात्र एक ऐसे सीजेआई हैं जो कौन बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं एक बार। अब यहाँ पर शायद सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया। अच्छा, ईयर आप बता दें, एक बार क्या करें, एक बार सर्च कर लें कि किस ईयर में इन्होंने एज अ जज होने, यानी जज क्या सीजेआई होने के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रपति का रोल किया है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड थे, वो मैंने हटा दिए हैं, दैट्स वाई यहाँ पर 28 क्वेश्चंस थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह से हमने बिना
चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट हमने इन चीज़ों से ही इतने क्वेश्चंस हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हैं, जिससे हम पूरा चैप्टर धीरे धीरे कवर कर लेंगे। इसके 2 पार्ट और आएंगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा छूट भी सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट इसके पार्ट में। थैंक यू सो मच।